वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। ये न्यूट्रिशन जो है आज बेसिकली आज की क्लास में हम डील कर रहे हैं कि एक्चुअल में न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की हमें अलग से क्यों ज़रूरत पड़ी, या फिर कब जो है न्यूट्रिशन में एडवांसमेंट आया, कब इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट हुई। तो बेसिकली न्यूट्रिशन जो है ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि जो कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, वो आगे हमारी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कौन कौन से ऑर्गन्स में इन न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेस का क्या क्या रोल है, या कौन से फूड को हम क्या बोलते हैं या उनको किस बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं, इन सब के बारे में जो है हम डील करेंगे। फर्स्टली पहले के समय में जब 18वीं शताब्दी में इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं हुई थी। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे एडवांसमेंट आता गया मेडिकल में, तो देखा गया कि कई सारी बीमारियां ऐसी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मरासमस हो गया, तो उसमें डायरेक्टली न्यूट्रिशन का रोल है। तो इसके लिए जो है फर्दर स्टडीज़ हुई, धीरे धीरे स्टडीज़ हुई कि क्यों ना इस सब्जेक्ट को जो है एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा जाए, अलग सब्जेक्ट के रूप में इसके ऊपर स्टडी हो, और न्यूट्रिशन के क्या क्या इफ़ेक्ट है हेल्थ के ऊपर, एक जो कुछ भी हम कंज्यूम कर रहे हैं ये कैसे हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर स्टडी स्टार्ट हुई। सन 1717 में, सन 1770 में जो है इसके ऊपर जो है एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने स्टडी की 1717 में, और इनके स्टडी का टॉपिक था मेटाबॉलिज्म। इन्होंने जो है बताया कि एक्चुअल में मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। इन्होंने एक स्टडी की थी, किसके ऊपर स्टडी की थी? मेटाबॉलिज्म के ऊपर। इस स्टडी के लिए जो है इनको बाद में बहुत जाना गया कि हाँ, इन्होंने जो है एक अच्छे प्रोसेस के बारे में बताया है। तो मेटाबॉलिज्म की स्टडी की वजह से एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लोइजर, इनको जो है फर्दर आगे चल के जो है जनक बोला गया कि ये न्यूट्रिशन के फादर है। इट इज द एंटोनी लेवोइजर। ये एक वैज्ञानिक थे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन पहले तो कोई इतना इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता था। फिर धीमे धीमे क्या हुआ कि इसके ऊपर एडवांस स्टडी होनी शुरू हो गई। मेजरली इन्होंने जो है 1770 में जो है एक स्टडी की थी मेटाबॉलिज्म के ऊपर। इस बेसिस में मेटाबॉलिज्म इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, कि हम कुछ खा रहे हैं उसको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, इसकी स्टडी के बेसिस पे जो है आगे चल के जो है एंटोनी लेवोइजर को जो है बोला गया कि ये जो है हमारे न्यूट्रिशन के जनक है। तो फिर धीमे धीमे ऐसे ही चलता रहा। 19वीं सदी आपकी जो आई, इसमें जो है इसमें फर्दर स्टडीज होनी शुरू हो गई। कई सारे इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप हुए, कई सारे डाइटरी प्लान्स या कुछ डाइटिक्स जो है वो अप्लाई हुए। तो ऐसे धीमे धीमे करके जो है इस पे जो है एडवांसमेंट आता गया। तो फर्स्टली न्यूट्रिशन को रिकॉग्नाइज किसने किया, या किसको जो है हम न्यूट्रिशन का जनक बोलते हैं, न्यूट्रिशन का फादर बोलते हैं, तो यहाँ आपके क्लियर हो जाना चाहिए। इट इज द एंटोनी लेवोइजर इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन, कि इन्हें जो है न्यूट्रिशन का जनक बोला जाता है। फर्दर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है जो कि हम न्यूट्रिशन में यूज करते हैं जब हम सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्टली तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन एक्चुअल में है क्या, न्यूट्रिशन जो है वो एक्चुअल में है क्या। इसके ऊपर यदि हम बात करें कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन, व्हाट इज द न्यूट्रिशन, तो इस वर्ड को सोच के आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहे होंगे कि व्हाट इज द न्यूट्रिशन। सिंपली हम बोलते हैं कि जो कुछ खा रहे हैं वही न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन एक ब्रॉड सब्जेक्ट है कि आप कुछ भी खा रहे हैं, जो कुछ भी आप खा रहे हैं वो आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है। ए साइंस, ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। मीन्स आप कुछ भी खा रहे हैं, फूड आप कुछ भी खा रहे हैं जो कि आपको एनर्जी देगा आगे चलकर, और वो आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, आप एक जो है जिम जाते हैं डेली और प्रोटीन ले रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, मीन्स आप फूड ले रहे हैं एज ए प्रोटीन पाउडर। आप क्या ले रहे हैं? फूड, कोई भी सब्सटेंस जो कि आप एनर्जी यील्डिंग के लिए ले रहे हैं, एनर्जी गेन करने के लिए ले रहे हैं, उसे हम बोलते हैं फूड। सिंपली फूड है, वो आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है। मीन्स आपने जो है प्रोटीन पाउडर लिया तो वो क्या कर रहा है? आपके अंदर टिश्यूज बना रहा है, आपके अंदर मसल्स बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गंदी चीज़ खा रहे हैं, या जो नॉन हाइजेनिक है, या फिर ऐसी कोई भी सब्सटेंसेज है वो ले रहे हैं, और वो आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, तो एल्कोहल आप ले रहे हैं, वो आपके हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट है, फॉर एग्जाम्पल एक मशरूम है जो कि पॉइजनस है, पॉइजनस मशरूम पॉइजनिंग आपने सुना होगा। तो हम मशरूम खा रहे हैं, हमारा फूड क्या है? मशरूम, और वो हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो सिंपली इसको यदि डिफाइन किया जाए, इट इज द साइंस
that deal with that deal with that deal with deal with the relationship of health and फूड। मीन्स आप कुछ भी खा रहे हैं जो कि आप एनर्जी यील्डिंग के लिए ले रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ले रहे हैं, वो आपकी हेल्थ को कैसे इफेक्ट करेगा, उसे ही हम क्या बोलते हैं कि ये जो है हमारा जो है न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की डेफिनेशन की हम बात करें तो न्यूट्रिशन जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। फर्दर हम बात करें कि इसके जनक कौन थे, तो एंटोनी लेवोइजर इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। फर्दर हम बात करें कि हम साल में एक दिन जो है वो नेशनल या इंटरनेशनल न्यूट्रिशनल डे के रूप में मनाते हैं, तो वो दिन कौन सा होना चाहिए, तो इट इज़ द 28 मई जो है 28 मई को जो है हम नेशनल न्यूट्रिशनल डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, इट इज़ द न्यूट्रिशनल डे, इट इज़ द न्यूट्रिशनल डे। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि न्यूट्रिशनल डे जो है हमारा वो कौन सा है, तो न्यूट्रिशनल डे जो है हमारा वो कौन सा है, 28 मई। फिर अभी ट्रेंड चल गया है कि हर किसी न किसी, जैसे कि ट्रेंड चल गया है कि एक डे एक सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए एक पूरा वीक जो है वो इसको डिनोट कर देना चाहिए कि इस पूरे वीक पे जो है अलग अलग हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी में अलग अलग प्रैक्टिसेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए रिलेटेड टू ए सब्जेक्ट या ए टॉपिक। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट फीडिंग वीक आता है, ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक आता है, एंटी माइक्रोबियल स्टीवर्डशिप वीक आता है। तो ऐसे कई सारे वीक्स हम बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर जो है उसे हम बोलते हैं कि इट इज़ द न्यूट्रिशनल वीक। तो न्यूट्रिशनल वीक आपका कौन सा हो गया, इट इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर इज नॉन एज द न्यूट्रिशनल वीक। तो कि इसमें जो है कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे क्लियर हो रही है कि न्यूट्रिशनल वीक जो है वो हम कब बनाते हैं, तो फर्स्ट वीक ऑफ द सितंबर इज द न्यूट्रिशनल वीक। न्यूट्रिशनल डे, नेशनल न्यूट्रिशनल डे कब मनाते हैं, तो 28 मई इज द नेशनल न्यूट्रिशनल डे। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं कि क्या जो है हमारा न्यूट्रिशन जो है वर्ड उसका क्या मीनिंग है या उसकी क्या डेफिनेशन है। तो न्यूट्रिशन इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ। सिंपली यदि हम बात करें कि न्यूट्रिशन शब्द का मतलब क्या है, ये एक लैटिन वर्ड न्यूट्रियस से बना है। न्यूट्रियस का मतलब होता है टू नरिश, इट मीन्स टू नरिश एंड इट मीन्स टू चेरिश। मीन्स इसके दो मतलब होते हैं। एक तो हो गया आपका टू नरिश। टू नरिश का मतलब है कि उसका पालन पोषण करना, मीन्स आपकी बॉडी को जीवित रखना है, उसको आगे जीना है तो उसका पालन पोषण करना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे की उसकी माँ जैसे पालन पोषण करती है, वैसे न्यूट्रिशन हमारी बॉडी का पालन पोषण करता है। तो टू नरिश, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, टू प्रोवाइड फूड इज द टू नरिश। टू चेरिश का मतलब होता है टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। टू लुक आफ्टर का मतलब है कि अब जो है आपका बच्चा जो है उसको हमने पालन पोषण कर दिया है, उसके बाद में भी पालन पोषण के बाद में भी ऐसी कई सारी बीमारियां हो गई, तो उसके बाद की जो देखभाल है वो भी न्यूट्रिशन के अंदर आता है। तो न्यूट्रिशन जो वर्ड है इसका मतलब सिंपली है टू नरिश और टू चेरिश। टू नरिश का मतलब है कि आप जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहे हैं, किसी को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहे हैं, इट इज द टू नरिश। टू चेरिश का मतलब है लुक आफ्टर, कि जो है आपने जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे दिए, उसके बाद में भी जैसे कि हम जो है बच्चों में जो है कंटिन्यूअस जो है असेसमेंट करते रहते हैं कि कहीं ये जो है अंडरवेट फॉर द एज तो नहीं जा रहे हैं, तो हम लुक आफ्टर कर रहे हैं कि हमने ठीक है हमने प्रोटीन दे दिया, ठीक है हमने मिड डे मील दे दिया, बट क्या उसके बाद में भी जो हम चाहते हैं वो इफेक्ट आए हैं या नहीं आए। तो उसके लिए जो है टू चेरिश वर्ड हम यूज करते हैं, टू चेरिश, टू लुक आफ्टर, कि हमने इंटरवेंशंस ले लिए हैं, उसके बाद में जो है क्या क्या इफेक्ट जो है वो आ रहे हैं, क्या इफेक्ट नहीं आ रहे। तो यहाँ आपके क्लियर हो जाना चाहिए व्हाट इज द टू नरिश एंड टू चेरिश। यहाँ हमने एक वर्ड की जो है डेफिनेशन पढ़ ली न्यूट्रिशन की। देन हम बात करें व्हाट इज द हेल्थ। व्हाट इज द हेल्थ, शुरू से ही आप पढ़ते आए होंगे इसके बारे में, तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है व्हाट इज द हेल्थ। वर्ड सिंपल है बट इसका मतलब बहुत ब्रॉड है। क्या एग्जाम्पल यदि हम ले, एक पर्सन है जो हट्टा कट्टा है, सब कुछ अच्छा खाता है,
सब कुछ उसका नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, ब्लड की बाकी इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, बट वो जो है डिप्रेशन में चल रहा है, क्या उसे हम बोलेंगे इट इज द हेल्दी? सब कुछ उसका ठीक चल रहा है बट उसकी सोशल लाइफ ठीक नहीं चल रही, क्या उसको हम हेल्दी बोलेंगे? तो हेल्थ जो है इसके मेनली कई सारे डायमेंशंस होते हैं। हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग। कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग का क्या मतलब है? तीनों चीजें, सोशल, फिजिकल एंड मेंटल। क्या क्या तीनों चीजें हैं इसमें? हम जो है क्या चीजें देखते हैं? सोशल, फिजिकल एंड मेंटल। मीन्स आप जो है शारीरिक, मानसिक एंड सामाजिक, मीन्स आप ये तीनों चीजों के बीच में कॉम्बिनेशन मिला के चल रहे हैं, तो ये आपको बोला जाता है कि इट इज द हेल्दी पर्सन। सिर्फ आपके अंदर बीमारियों का ना होना या कुछ चेंजेस होते हैं जो कि बाय एज होते हैं, जैसे हम बोलते हैं इन्फर्मिटी, मीन्स इट इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि हेल्थी पर्सन वही है जो फिजिकली हेल्दी है, जो सोशली हेल्दी है, जो मेंटली हेल्दी है। सिंपल, किसी के अंदर डायबिटीज नहीं है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि आप हेल्दी है। चलो उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, फिजिकल की कोई बीमारी नहीं है, बट उसके अंदर हो सकता है सोशली विड्रोवल हो पर्सन, हो सकता है उसके अंदर मेंटल की कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे हम बोलते हैं इट इज द अनहेल्दी पर्सन। तो सिंपल, इट इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, इट इज द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली। सिर्फ यही नहीं है कि आपके अंदर जो है कोई बीमारी नहीं है या आपके अंदर जो है बुढ़ापे के कोई चेंजेस, इन्फर्मिटी मीन्स एजिंग के साथ साथ जो चेंजेस आते हैं, मीन्स आपकी हड्डियां कमजोर हो रही है, आपकी ग्लैंड्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, इन्फर्मिटी मीन्स एज रिलेटेड चेंजेस जो है, आपके अंदर बुढ़ापा आ गया है, तो ये सिर्फ इसी को हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज द अनहेल्दी। अनहेल्दी का मतलब है कि इनमें से तीनों में से कोई एक चीज जो है वो डिस्टर्ब्ड है। तभी सिंपली आप समझे हेल्दी कौन पर्सन हुआ? जो फिजिकली हेल्दी है, जो सोशली हेल्दी है, जो मेंटली हेल्दी है। सिर्फ किसी के अंदर बीमारी को हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो है अनहेल्दी है। एक बीमारी होना ही सब कुछ नहीं है, इनके अंदर तीनों का जो चीजें हैं वो यदि डिस्टर्ब्ड है तो हम बोलते हैं कि तीनों चीजें इक्वल है या अच्छी है तो हम बोलते हैं हेल्दी है, अच्छी नहीं है तो हम बोलते हैं अनहेल्दी है। और इसी हेल्थ पर हमारा फूड, सेकंड टर्म आती है कि इट्स रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड फूड, और उसे को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो सेकंड हम टर्मिनोलॉजी पे जाएं, व्हाट इज द फूड, कि फूड जो है वो क्या है? फूड जो है वो क्या है? सिंपली हम बात करते हैं कि हमने खाना खाया, कुछ भी हमने खाया, इट इज द फूड। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कुछ भी खा रहे हैं टू प्रोवाइड एनर्जी। हम एनर्जी के लिए कुछ भी खा रहे हैं, उसे हम फूड की कैटेगरी में रखें। एनी सब्सटेंसेज विच प्रोवाइड एनर्जी टू अस, एनी सब्सटेंस eat to provide एनर्जी टू अस, या फिर हम बात कर सकते हैं एनर्जी टू बॉडी। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंसेज है जो कि हम बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ले रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन एनर्जिक होते हैं, वो फूड की कैटेगरी में हम नहीं रखते। फूड वही है जो एनर्जी, आपकी जो गंदी आदतें हैं जैसे कि अल्कोहलिज्म है, दिस इज नॉट द टाइप ऑफ फूड। फूड वही है जो कि हम एनर्जी के लिए लेते हैं, हमारी बॉडी इसके ऊपर डिपेंड करती है कि इससे हमें एनर्जी मिलेगी। फर्दर इसके अंदर क्लासेज आगे आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एनर्जी तो नहीं मिलती, और भी बहुत सारे काम होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं, बट यदि खाने की बात करेंगे तो खाना वही है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, या ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम ले रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं फूड। खा भी रहे हैं या पी भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट हमारा मेन मकसद क्या है? टू प्रोवाइड एनर्जी, दीज आर द फूड। तो इसे हम बोलते हैं फूड। सिंपली फूड का मतलब है कि कुछ भी आप खा रहे हैं और हमारा मकसद है कि हमें एनर्जी मिले, वो सब है फूड। एक ये होता है कि कई सारे एरियाज में होते हैं कि फॉर एग्जांपल जैन्स जो होते हैं, समाज वाले होते हैं, वो कुछ चीज़ें खाते नहीं हैं। हिंदूज जो होते हैं वो नॉनवेज को मानते हैं कि इनको नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे कई सारी अवधारणाएं होती है जो कि सामाजिक स्तर पर होती है, उसे हम बोलते हैं फूड टैबूज। दीज आर द फूड टैबूज। फूड टैबूज का क्या मतलब है? सोशली एक्सेप्टेड विचार जो है, या सोशली एक्सेप्टेड कुछ आइडियाज जो है वो डोमिनेंट हो जाते हैं कि आपको जो है ये नहीं खाना है। सोसाइटी आपकी डिसाइड करती है
कि ये चीज़ें जो है हम प्रोहिबिटेड मानते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो है वो उसको लोअर मान लिया जाता है, या ऐसी कई सारी चीज़ें होती है, तो उसे हम बोलते हैं फूड टेबूज। तो फूड टेबूज क्या है? दीज आर द सोशली एक्सेप्टेड आइडियाज या आइडियोलॉजीज, कि ये चीज़ें जो है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू जो है वो ये मानते हैं कि आप यदि वेजिटेरियन है तो आप अच्छा है, नॉन वेजिटेरियन है तो आप जो है गलत आदमी। तो ये क्या हो गया? ये फूड टैबूज हो गया। जैन ये मानते हैं कि लहसन प्याज नहीं खाने चाहिए, तो ये क्या हो गया? ये फूड टैबूज हो गया। तो इसकी वजह से जो है, जो लहसन प्याज से हमें जो मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा, तो ये फूड टैबूज है। सामाजिक अवधारणाएं जो है, जो भोजन से संबंधित है, उन्हें हम बोलते हैं फूड टैबूज। एक होता है पिक्का, ये भी आपने नाम सुना होगा। महिलाएं जो है या पुरुष भी कई सारे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल लाइफ में आपके कई सारे दोस्त जो वो चौक खा लेते थे, कई सारे दोस्त जो वो मिट्टी खा लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी जो है वो खा लेते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं पिक्काज। मीन्स आप जो है नॉन एनर्जेटिक फूड जो है वो यदि ले रहे हैं, जिसका हमारी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, वो कभी भी हमें एनर्जी नहीं देंगे, और ऐसे फूड्स जो है, फूड आइटम जो है वो यदि आप ले रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं पिक्का। इट इज़ द पिक्का। देन हम बात करें कि यदि हम जो है फूड प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, ये तीन टर्म आपको क्लियर हो जानी चाहिए। व्हाट इज द फूड? एनी सब्सटेंसेज वी ईट टू प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, इट इज द फूड। देन आइडियोलॉजीज रिलेटेड टू फूड ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, इट इज द फूड टेबल्स। देन पिक्का, नॉन एनर्जेटिक फूड जो है वो हम खा रहे हैं, जो कि हमारे लिए काम का ही नहीं है, जैसे चौक है, पाउडर है, चौक पाउडर हो गया आपका। इसके अलावा बहुत सारी मुल्तानी मिट्टी खाते हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है ये पिक्का के अंदर आती है। नॉन एडिबल सब्सटेंसेज जो है वो आप ले रहे हैं, जो आपको खाने नहीं चाहिए, तो उन्हें हम बोलते हैं पिक्का। देन हम बात करें कि यदि कोई व्यक्ति फूड प्रॉपरली नहीं ले रहा है, फूड जो है आप जो है कुछ दिन के लिए हड़ताल पे चले गए कि नहीं मुझे खाना लेना ही नहीं है, कुछ दिन तक आपने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे होते हैं जो खाने से कुछ आइटम्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। इस बेसिस पे जो है जो प्रॉब्लम अराइज होती है कि आप फूड प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं या ज़्यादा ले रहे हैं, इम्प्रॉपर तरीके से ले रहे हैं, उसकी वजह से अराइज होने वाली प्रॉब्लम को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। इसे हम क्या बोलते हैं? माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन क्या है? कई बार हम जो है इसके गलत परसीव कर लेते हैं कि माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि कम खाना। नो, कम खाना अकेला माल न्यूट्रिशन नहीं है। आप कम ले रहे हैं, यदि कम ले रहे हैं तो भी माल न्यूट्रिशन है, आप ज़्यादा ले रहे हैं तो भी माल न्यूट्रिशन है। तो इसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज आती है। एक आता है आपका अंडर न्यूट्रिशन, वन इज द अंडर न्यूट्रिशन। सिंपल वर्ड से पता चल रहा है कि आप जो है कुछ कम ले रहे हैं। एक आता है आपका ओवर न्यूट्रिशन, वन इज द ओवर न्यूट्रिशन। और थर्ड, यदि आप कोई एक आधी चीज नहीं ले रहे हैं, इट इज द स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। तो यहां पर तीन कैटेगरीज आ गई कि आप जो है खाना, तो एक में तो आ गया कि आप बिल्कुल कम खा रहे हैं, या आपको जो है किसी कारणवश न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिल रहा है, जैसे कि बच्चा था, डेप्रिवेटेड या अवॉइडेड चाइल्ड है, या मदर जो है या फादर जो है उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें जो है उसकी वजह से यदि बच्चे की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है, बच्चे के न्यूट्रिशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन। और इसके एग्जाम्पल सिंपली होते हैं आपके प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या फिर इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। जैसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या फिर हम इसे बोलते हैं प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। सिंपल वर्ड से पता चल रहा है कि आप जो है कुछ चीज़ें कम ले रहे हैं, ठीक है। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब है कि आप चीज़ें जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से मोटापा होगा, तो इट लीड्स टू ओबेसिटी। आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, इट इज़ द हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आपको आ सकती है। एंड स्पेसिफिक डेफिशिएंसी की बात करें तो कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जो प्रोटीन को बिल्कुल डाइट में नहीं ले रहे हैं, बाकी सभी आइटम ले रहे हैं, बट प्रोटीन को यदि नहीं ले रहे हैं तो इट इज़ द स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। एंड यदि आप डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो फॉर एग्जांपल उससे हम बोलते हैं क्वासी और कोर। इससे हम क्या बोलते हैं? क्वासी और कोर। तो इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। मीन्स आप डाइट में जो है प्रोटीन कम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से होने वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं? क्वासी और कोर। सिंपल सी टर्म है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है इनएप्रोप्रिएट इनटेक ऑफ द न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज और फूड।
यदि आप कम ले रहे हैं फूड आइटम को, न्यूट्रिशनल आइटम को कम ले रहे हैं, इट इज़ द अंडर न्यूट्रिशन। यदि आप ज़्यादा ले रहे हैं, इट इज़ द ओवर न्यूट्रिशन। यदि आप किसी एक को नहीं ले रहे हैं तो इट इज़ द स्पेसिफिक डेफिशिएंसी। तो ये तीनों वर्ड जो है ये आपके क्लियर हो जाने चाहिए। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट की ओर कि इसके बाद जो है ये तो हो गया माल न्यूट्रिशन। अब एक वर्ड आता है आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द BMI? बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, BMI जो है इसे हम शॉर्ट में BMI बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्विटलेट इंडेक्स। इट इज द क्विटलेट इंडेक्स, बिकॉज ये एक वैज्ञानिक हुए थे क्विटलेट, इन्होंने इसकी सर्च की, इनकी जो खोज की थी, इसकी वजह से हम इसे जो है क्विटलेट इंडेक्स भी बोलते हैं। ये BMI क्यों डेवलप किया गया था कि कोई पर्सन है, उसके वेट और हाइट को देख के हम एक प्रपोर्शन निकालते हैं, हम एक फॉर्मूला अप्लाई करके ये चीज़ पता करते हैं कि क्या इस पर्सन के अंदर फैट ज़्यादा है या क्या इस पर्सन के अंदर फैट कम है। ओनली ये जो है BMI है आपको इतना ही बता सकता है कि हाइट के अकॉर्डिंग फैट कम है या ज़्यादा है। बाकी ये नहीं बता सकता कि यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, ऐसी कोई भी जानकारी ये नहीं देता। तो BMI जो है ये मेजरली ज्ञात करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहले यदि हम बात करें बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं BMI का कि हाइट इन वेट इन kg। फर्स्टली हम बात करते हैं वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10,000। ये फॉर्मूला हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। बच्चों के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक अच्छे से हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? सिंपल, अच्छी राइटिंग में, वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, द नेक्स्ट इंटू 10,000। तो ये हो गया बच्चों के लिए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला पहले आपको कंफर्म होना चाहिए, वेट इन kg अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10,000। इससे जो रीडिंग आएगी वो आएगी परसेंटाइल में। इससे जो डाटा जाएगा वो किस में आएगा? आपका परसेंटाइल में। यहाँ परसेंटेज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो डाटा आएगा वो किस में आएगा? परसेंटाइल में। इस परसेंटाइल के बेसिस पे जो है हम जो चिल्ड्रंस है उनको जो है कैटेगराइज करते हैं कि इनका नॉर्मल है वेट, या फिर ओवर वेट है, या फिर जो है आपके ओबेस है, या फिर जो है वो अंडर वेट है। तो ये जो डाटाज आएंगे हमारे पास वो कुछ इस प्रकार से आएंगे। इफ इट इज लेस देन 5 परसेंटाइल, इफ इट इज लेस देन 5 परसेंटाइल, इफ इट इज बिटवीन 5 to 85 परसेंटाइल, इफ इट इज बिटवीन 85 to 95 परसेंटाइल, और इफ इट इज मोर देन 95 परसेंटाइल। तो हमारे पास डाटा क्या क्या आ गए? ऐसा हो सकता है कि उस बच्चे का जो BMI है वो लेस देन 5 परसेंटाइल आए, ऐसा हो सकता है कि वो 5 to 85 परसेंटाइल आए, ऐसा हो सकता है 85 to 95 या मोर देन 95। इस बेसिस पे जो है हम अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं कि बच्चा जो है वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें, यदि परसेंटाइल जो है वो 5 से कम है, मीन्स एक 5 to 85 परसेंटाइल है, इसे हम मानते हैं कि ये न्यूबॉर्न कैसा है आपका, ये चिल्ड्रन आपका कैसा है? नॉर्मल वेट। कैसा है? नॉर्मल वेट। इसका जो वेट है ये है नॉर्मल वेट। अब सिंपल सा हमें पता चल रहा है कि 5 to 85 है तो ये है नॉर्मल वेट। लेस देन 5 है, 5 से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये कम वजन का है, तो इट इज द अंडर वेट। इट इज द अंडर वेट। सिंपली 5 to 85 इज द नॉर्मल वेट, लेस देन 5 परसेंटाइल इज द अंडर वेट। अंडर वेट का मतलब है उसकी फैट जो है वो कम है, नॉर्मल से भी कम है। 85 to 95 है तो इसे हम बोलते हैं ओवर वेट। इसे हम क्या बोलते हैं कि वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, इट इज़ द ओवर वेट। और यदि मोर देन 95 है तो इसे हम बोलते हैं कि बच्चा जो है वो कैसा है? अब ओबेस है। इसके अंदर क्या आ चुका है? मोटापा आ चुका है। ठीक है, तो ये BMI निकालने का तरीका है बच्चों का। ये किसका तरीका है? बच्चों का। वापस से एक बार रिकॉल कर लीजिए, बच्चों के लिए BMI निकालने के लिए वेट इन kg अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 10,000। इसकी जो रिजल्ट्स आएगा वो रिजल्ट्स किस में आएगा आपके, वो रिजल्ट्स आएगा परसेंटाइल में, नॉट इन द परसेंटेज। ये आपको ध्यान रखनी बात, ये रिजल्ट किस में आएगा, परसेंटाइल में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटाइल, यदि ये परसेंटाइल 5 से कम है, यदि ये परसेंटाइल 5 से कम है तो हम बोलते हैं इट इज द अंडर वेट, मीन्स जो वेट उसका होना चाहिए था उससे इसका वेट कम है। यदि ये रेंज 5 to 85 परसेंटाइल आती है, इट इज द नॉर्मल वेट। यदि ये परसेंटाइल 85 से 95 आती है तो इसे हम बोलते हैं इट इज द ओवर वेट, इट इज द ओवर वेट। और यदि ये मोर देन 95 आती है तो इट इज द ओबेस, मीन्स ओवर वेट से भी ज़्यादा की कैटेगरी आ चुकी है। अब आपका जो चिल्ड्रन है वो कैसा है, ओबेस है। तो ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार हम जो है इसको रिकॉल कर लेते हैं वापस से। फर्स्टली बीएमआई, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। बीएमआई इन चिल्ड्रंस हमें यदि पता करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10,000। ठीक है, और रिजल्ट आएगा हमारा वो किस में आएगा, इसमें आएगा परसेंटाइल। सिंपली है ये तो। इसके बाद में ये हम किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए। क्या क्या रीडिंग्स आ सकती है, लेस देन 5 परसेंटाइल, 5 to 85 परसेंटाइल, 85 to 95 परसेंटाइल, और 95 से भी ज़्यादा। ऑलवेज रिमेंबर इट इज ए परसेंटाइल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा। देन हम बात करें कि यदि 5 परसेंटाइल से कम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, इट इज द नॉर्मल। नॉर्मल से कम है तो इट इज द अंडर वेट, सिंपल सी टर्म है। नॉर्मल से ज्यादा है तो इट इज द ओवर वेट, और ओवर वेट से भी ज्यादा है तो इट इज द ओबेस। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक मोस्टली हम जो है अडल्ट्स का ही हमें याद रहता है कि इट्स द वेट इन केजी, हाइट इन मीटर स्क्वायर, देन जो डाटा आएगा। तो अडल्ट्स के अलावा बच्चों का बीएमआई निकालने का तरीका अलग है, वो परसेंटाइल में आता है और उनकी कैटेगरीज भी अलग है। तो इट इज ऑल अबाउट द बीएमआई इन चिल्ड्रन। देन सेकंड हम बात करें बीएमआई इन अडल्ट। बीएमआई इन अडल्ट, बीएमआई जो है यदि हमें अडल्ट में निकालनी है, बहुत ही पॉपुलर है ये तो। आपको भी जैसे मैंने लिखा है उससे पहले रिकॉल हो गया होगा कि व्हाट इज द बीएमआई फॉर्मूला फॉर द अडल्ट्स। तो इसका मतलब होता है इट इज द वेट इन केजी। क्या मतलब होता है, वेट इन केजी, किलोग्राम, अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ध्यान में रखना है, वहां सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर। एंड इसमें किसी भी प्रकार का मल्टीप्लाई जो है वो नहीं करना होता है, गुणा हमें किसी से भी नहीं करनी होती। सॉरी, देन हम बात करें, जब इससे हम रखेंगे, जब इस फॉर्मूला में हम चीजों को रखेंगे तो जो है हमें आगे जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। कई बार हम ये कंफ्यूज होते हैं कि हम हाइट जो है मेजरली सॉरी हाइट जो हमें जो है सेंटीमीटर में दे रखी होती है। हम जब भी हम हॉस्पिटल सेटिंग्स में भी देखते हैं तो हाइट हमें जो है वो सेंटीमीटर्स में देखने को मिलती है कि हाइट कितनी है, क्या है। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा आपको याद में रखना है, यदि किसी की हाइट जो है वो है 150 सेंटीमीटर, यदि किसी की हाइट है 150 सेंटीमीटर, तो मीटर में क्या हो जाएगा, वो जस्ट आपको यहाँ पे पॉइंट अप्लाई करना है 1.5, और इसको हमें क्या करना है, स्क्वायर। तो सिंपल, जैसे 167 है किसी की हाइट, तो उसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 167, यहाँ पे हमें पॉइंट अप्लाई करना है 1.67, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। कई बार जो है ये क्वेश्चन दे देते हैं कि इतनी हाइट है, इतना वेट है, तो बीएमआई कैलकुलेट कीजिए। तो सिंपल पॉइंट ही अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, इसको फिर स्क्वायर करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको चीज जो है याद रखनी है। जब ये हम करेंगे, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है कुछ डाटा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल डाटा कोई भी एक्स आ गया हमारे पास, इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, ठीक है। नॉर्मली हम बात करें तो 18.5 से 24.99, यदि ये डाटा आता है तो इसे हम मानते हैं इट इज द नॉर्मल वेट। क्या है? नॉर्मल वेट। इट इज द नॉर्मल वेट। यदि इससे कम या ज्यादा आता है तो फिर उसे जो हम बोलते हैं कि इट इज द ओवर वेट और इट इज द अंडर वेट। तो 18.5 से 24.9 आ गया, इट इज द नॉर्मल वेट। अब आगे इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें, यहां से ले लेते हैं अडल्ट बीएमआई की बात कर रहे हैं हम। यदि ये 18.5 से 24.99 है तो इट इज द नॉर्मल। यदि हम ज्यादा की बात करें, नीचे की ओर ज्यादा की बात करें, यदि ये 25 टू 29.99 है, इज द ओबेस ओवरवेट। इट इज द ओवरवेट। इट इज द ओवरवेट। यदि ये जो है 30 टू 34.99 है, 35 टू 39.99 है, 40 टू 44.99 है, 45 टू 49.99 है। बहुत सारा यहाँ डाटाज है, उसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यदि हम बात करें, इट इज द 49 पॉइंट, सही से लिखते हैं, 49.99 है, 50 से 60 के बीच में है या मोर देन 60 है। तो ये सारी इतनी सारी कैटेगरी जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। 42 44.99 है। तो ये सारी कैटेगरीज है। सिंपली आपको जो है ट्रिकली याद करना है, ओवरवेट 25 से 30, 0.99 भी आपको माइंड में रखना है। आप जब क्वेश्चन आए तब उसको अप्लाई कर देना। बाकी यदि 34.99 आ रहा है तो इसी कैटेगरी में फॉल करेगा, दूसरी कैटेगरी में नहीं करेगा। इसे हम बोल देते हैं फिर ओबेसिटी। इट इज द ओबेसिटी। ये ओबेसिटी ग्रेड होते हैं। इट इज द ओबेसिटी ग्रेड फर्स्ट, इट इज द ओबेसिटी ग्रेड सेकंड, इट इज द ओबेसिटी ग्रेड थर्ड, इट इज द ओबेसिटी ग्रेड फोर्थ, इट इज द ओबेसिटी ग्रेड फिफ्थ, और इट इज द हाइपर ओबेस। इट इज द हाइपर ओबेस। सिंपली आप सोच रहे होंगे सर ने तो बहुत सारे डाटा लिख दिए, पता नहीं कैसे याद होंगे। याद रखना है 18 से 25, 18.5 से 25, 20, वैसे आपको या तो 24.99 रखना है, बट सिंप्लिसिटी के लिए आप जो है 24.99 की जगह 18 से 25 नॉर्मल है, 25 से 30 ओवरवेट है, 30 से 35 ग्रेड फर्स्ट, 35 से 40 ग्रेड 2, 40 से 45 ग्रेड थर्ड, 45 से 50 ग्रेड फोर्थ, 50 के बाद आपको 10 बढ़ाने हैं, 50 से 60 ग्रेड फिफ्थ, और 60 से भी ज्यादा इट इज द हाइपर ओबेस। और यदि इससे कम है, 18.5 से जो है कम है, यदि लेस देन 17 है, लेस देन 16 है, इट इज द सीवियरली, इट इज द अंडरवेट, इट इज द अंडरवेट, इट इज द सीवियर अंडर वेट। तो ये अंडरवेट के लिए है और ये ओवरवेट के लिए। तो ये सारा डाटा जो है ये आपको क्लियर होना चाहिए। सिंपल 18.5 से 24.99 जो है ये नॉर्मल है। सिंपली याद रखने के लिए 18.5 से 25 नॉर्मल, 25 से 30 ओवरवेट। मीन्स ठीक है, अभी आप कुछ करेंगे तो वापस नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं, नहीं तो फिर आप ओबेसिटी में जाएंगे। फिर ओबेसिटी ग्रेड 1, 2, 3, 4 और 5, 4 तक तो 5-5 बढ़ाने हैं। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 60, और 60 से ज़्यादा है तो हाइपर ओबेस। ठीक है। फिर इसके अलावा एक और चीज़ है कि यदि आपका आप जो वेट ले रहे हैं वो केजी में नहीं ले रहे हैं, यदि पाउंड्स में ले रहे हैं, पाउंड्स में ले रहे हैं, यदि वेट इन पाउंड्स में यदि आप ले रहे हैं, और हाइट जो है वो किस में ले रहे हैं आप, इंचेज में, तो यहां से भी जो है आप जो है बीएमआई कैलकुलेटेड कर सकते हैं। वेट इन पाउंड अपॉन हाइट इन इंचेज स्क्वायर,
मल्टीप्लाई, जो इसका आएगा आंसर उसको मल्टीप्लाई करना है 703 से। तो इस तरीके से भी आप जो है BMI को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे भी क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप, BMI। तो BMI कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन तरीके हो गए BMI कैलकुलेट करने के। पहला हो गया कि बच्चों के लिए हाइट इन वेट इन kg अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10,000। इससे जो भी उत्तर आएगा आपका वो परसेंटाइल में आएगा। ये परसेंटाइल जो है 5 से कम है तो वो अंडर वेट है, 5 से 85 के बीच में है तो इट इज़ द नॉर्मल वेट है, 85 से 95 के बीच में है इट इज़ द ओवर वेट। अभी ओबेसिटी में नहीं गया है, 95 परसेंटाइल से ज़्यादा इट इज़ द ओबेसिटी, ठीक है, ओबेस। देन अडल्ट के लिए वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, जो डाटा आएगा 18.5 टू 24.99 इज द नॉर्मल। और बाकी हमने जो है कैटेगरी जो है वो डील की है। यदि ऐसा नहीं है, हम किसी ऐसी कंट्री में जहाँ वेट पॉन्ड्स में लिखा जा रहा है, हाइट इंचेज में लिखी जा रही है, तो वेट इन पॉन्ड्स हाइट इन इंचेज स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 703। तो इसके थ्रू भी जो है हम अडल्ट की BMI जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है BMI की, कि जो आप BMI ज्ञात कर रहे हैं वो ओनली हमें फैट का बताती है कि फैट जो है वो ज़्यादा है, बट उसका एग्जैक्ट प्रोपोर्शन नहीं बताती कि इतना फैट ज़्यादा है या इस एरिया में फैट ज़्यादा है। तो ऐसी कोई भी जानकारी जो है वो नहीं देती। तो इट इज़ ऑल अबाउट द BMI। BMI के बाद एक इससे मिलती जुलती एक टर्म और आती है, वो BMR। आपने बहुत सुना होगा BMR, इट इज़ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। व्हाट इज़ द BMR? बेसल मेटाबॉलिक रेट, और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BMR। इट इज द BMR। बहुत चीजें इसमें बारे में हमने सुन रखी होगी और कुछ नई चीजें हम लर्न करने की कोशिश करते हैं कि BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, इसका क्या मतलब होता है, और इस पे क्या क्या जो फैक्टर्स है वो इसको अफेक्ट कर सकते हैं, उन हाउ टू कैलकुलेट। अब आप सोच के बताइए, BMI के लिए तो हमने हाइट ले ली, वेट ले लिया, BMR को कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कैसे पता लगाएंगे कि मैं या आप कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं? सिंपली यदि हमें एक सिंपल वर्ड में समझे कि व्हाट इज द BMR, BMR का मतलब है कि आपने खाना खाए हुए कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। कि खाना खाने के बाद में 10 से 12 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद में 10 से 12 घंटे के बाद आपकी बॉडी, जब आप रेस्ट में हैं, जब आप किस में, आप रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, एक वार्म, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सर्दी वाले एरिया में, वार्म एनवायरनमेंट में है, उस टाइम पे आपकी बॉडी, आपके बॉडी के वाइटल ऑर्गन को, वाइटल ऑर्गन हमारे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, इनको जीवित रखने के लिए, इनको फंक्शनिंग कंडीशन रखने के लिए कितनी एनर्जी स्पेंड कर रही है, इनके लिए कितनी एनर्जी स्पेंड कर रही है। इस एनर्जी के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? BMR। इसे हम क्या बोलते हैं? BMR। तो सिंपली बात समझिए, पोस्ट एब्जॉर्प्ट 10 से 12 घंटे बाद का हमने क्यों बोला? कि जैसे आपने खाना खाया, खाना खाते आपकी बॉडी जो है उस फूड को जो है यूटिलाइज करना शुरू कर देती है, और यूटिलाइजेशन में जो है, फूड को यूटिलाइज करने में भी हमारी बॉडी कुछ अमाउंट में एनर्जी स्पेंड करती है। तो इस टाइम पे एग्जैक्ट BMR हम नहीं बता सकते कि BMR क्या है, बिकॉज अभी तो बॉडी काम कर रही है। चलो हम फिजिकली कोई काम नहीं कर रहे हैं, बट बॉडी के अंदर काम चल रहा है, फूड को तोड़ने का काम चल रहा है, फूड को मेटाबोलाइज करने का काम चल रहा है 10 से 12 घंटे के बाद। ये मेजरली जो हम मॉर्निंग में लेते हैं प्री ब्रेकफास्ट, मीन्स आप रात में सोए, रात में आपने रेस्ट किया है, ठीक है, रेस्ट करने के बाद सुबह जब आप उठे, आप स्लीप में नहीं होने चाहिए, वॉक होने चाहिए, एकदम अराउज होने चाहिए, और एक वार्म एनवायरनमेंट में। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सर्दी वाले एरिया में आप कांप रहे हो और आपकी BMR ली जाए, तो आपकी बॉडी तो काम कर रही है, एडिपोज टिश्यू को तोड़ रही है, या आपकी बॉडी सिवरिंग करवा रही है, तो उस कंडीशन में BMR एग्जैक्टली नहीं पता चलेगी। तो खाना खाने के 10 से 12 घंटे के बाद जब आप वार्म एनवायरनमेंट में हैं, तब आपकी बॉडी द्वारा आपके वाइटल ऑर्गन को फंक्शनिंग कंडीशन में रखने के लिए, आपकी हार्ट बीट को चालू रखने के लिए, आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन देने के लिए, आपकी सांसों को चालू रखने के लिए जो एनर्जी स्पेंड की जा रही है उससे हम क्या बोलते हैं? BMR। अब आप सोचिए, हम BMR कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या किसी पर्सन की बॉडी के आपको पता चल सकता है कि ये जो है 10 से 12 घंटे बाद जो है अब कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा होगा? व्हाट इज द वे टू कैलकुलेट द BMR? सिंपली सोचिए, BMR को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? BMR को कैलकुलेट करने के लिए एक एपेरेटस आता है, एक मशीन आती है जिससे हम बोलते हैं
इस मशीन के बारे में हम जाने, जैसे हम बोलते हैं बेंडिक्ट रथ एपरेटस। हो सकता है हमने पहली बार नाम सुना हुआ ऐसा। इट इज द बेंडिक्ट रथ एपरेटस। इसमें क्या होता है, बेंडिक्ट रथ एपरेटस जो हमारा, इसके अंदर मेजरली क्या होता है, इसमें जो है सिलेंडर्स लगे रहते हैं। एक जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, एक एक्सेल कर रहे हैं, मीन्स हमारी जो गैसेज एक्सचेंज हो रही है उनको जो है मेजर किया जाता है। इसमें जो है मेजरली 2 सिलेंडर्स लगे रहते हैं। एक जो है वो ऑक्सीजन हमें देता है, एक जो है वो CO2, जैसे हम एक्सपायर्ड कर रहे हैं, एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो CO2 को जो है अपने अंदर लेता जाता है। तो 2 सिलेंडर लगे रहते हैं। ये टेस्ट जो है बेंडिक्ट रथ एपरेटस जो है, ये हम 6 to 8 मिनट के लिए अप्लाई करते हैं। 6 to 8 मिनट के लिए हम अप्लाई करते हैं। कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। सिंपली आप मानिए, आप मुझे पता करना है कि आप कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। हम इसमें एनर्जी को जो है ऑक्सीजन कंजप्शन के बेसिस पे जो है मेजर करते हैं कि एक्चुअल में ऑक्सीजन यदि ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, ऑक्सीजन कम कंज्यूम कर रहा है तो एनर्जी भी कम कंज्यूम कर रहा है। तो 6 to 8 मिनट के लिए जो है हमने बेंडिक्ट रथ एपरेटस के साथ जो है पर्सन को जो है फिक्स कर दिया। मीन्स हम जितनी भी ऑक्सीजन ले रहे हैं एनवायरमेंट से नहीं ले रहे, हम उस सिलेंडर से ले रहे हैं, और जितनी भी एक्सपायर्ड कर रहे हैं एयर वो भी हम एक सिलेंडर में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो है बेंडिक्ट रथ एपरेटस जो है वो आपका काम करता है। तो एक बार वापस से इसको रिकॉल कर लीजिए कि व्हाट इज द बेंडिक्ट रथ एपरेटस, और ये जो है आपका कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देन हम बात करें, हम जो ऐसे 6 से 8 मिनट तक अप्लाई करते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअल में ऑक्सीजन जो है वो कितना उस सिलेंडर के अंदर से हमने यूज किया है। 1 लीटर ऑक्सीजन के लिए हम अमाउंट रखते हैं 4.8 किलो कैलोरी। समझ में आ रहा है? यदि आपने 6 से 8 मिनट के अंदर 1 लीटर ऑक्सीजन जो है वो यदि आपने यूज किया है, तो इसका मतलब है आपका बीएमआर कितना है, 4.8 किलो कैलोरी। इस प्रकार से जो हम 6 मिनट का निकालते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आवर्स का और उसके अकॉर्डिंग डेज का हम कैलकुलेट करते हैं। सिंपल बेंडिक्ट रथ एपरेटस क्या है? इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द बीएमआर। बीएमआर को ज्ञात करने के लिए हम जो है 2 सिलेंडर्स यूज करते हैं। एक सिलेंडर से हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अब रिमेनिंग ऑक्सीजन, आपने 10 लीटर का सिलेंडर लिया था, अब रिमेनिंग बचा है 8, तो 8 इंटू 4.8 जो है ये आपका आ जाएगा बीएमआर। 1 लीटर जो ऑक्सीजन है, 1 लीटर ऑक्सीजन के अमाउंट को इक्वली टू 4.8 किलो कैलोरी हम जो है कैलकुलेट करते हैं। ये फिक्स होता है कि 1 लीटर आपने लिया है तो इट इज इक्वल टू 4.8 किलो कैलोरी। तो बेंडिक्ट रथ एपरेटस यूज्ड टू measure the BMR by the help of oxygen used by a person. 1 liter of oxygen is equal to 4.8 kilocalorie of energy. ठीक है, इसके अलावा बेंडिक्ट टेस्ट जब आप कर रहे हैं तब आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। पहली तो ये कि पर्सन जो है वो पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट में हो, कि अभी उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चल नहीं रहा हो। ऐसा नहीं हो कि आपने कुछ खाना खाया है और उसके 10-15 मिनट बाद आप कर रहे हैं। नो, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट जो है वो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं होना चाहिए, मीन्स ठिठुरन वाली स्थिति में नहीं होना चाहिए। पेशेंट जो है वो किसी टेंशन वरी में नहीं होना चाहिए, उसकी हार्ट बीट बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो इसका मतलब है कि हमारा टेस्ट जो है वो रॉन्ग रिजल्ट्स ला सकता है, बिकॉज यदि टेंशन में है तो एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है। इसके अलावा पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट में भी ना हो। ये सभी चीज़ें, पेशेंट ने अभी अभी कुछ खाया ना हो, पेशेंट फ्री फ्रॉम डिजीज कंडीशन है, तो ये सभी चीजें जो है वो इफेक्ट करती है आपके बीएमआर कैलकुलेशन को बाय द हेल्प ऑफ बेंडिक्ट रथ एपरेटस। देन हम बात करें नॉर्मल बीएमआर एक्चुअल में होती कितनी है। तो यदि हम मेल और फीमेल की बात करें, इन द मेल जो बीएमआर रहती है इट इज अबाउट 24 to 26 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे। मेल की बात करें हम 24 to 26 किलो कैलोरी पर केजी पर डे जो है रिक्वायरमेंट रहती है। इन द केस ऑफ फीमेल इट इज अबाउट 22 to 24 किलो कैलोरी पर केजी पर डे। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इन द केस ऑफ मेल 24 से 26 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, मीन्स आपको यदि किसी पर्सन के खाना खाने के 12 घंटे बाद उसके वाइटल ऑर्गन को वर्किंग कंडीशन में रखना है तो 24 से 26 किलो कैलोरी
पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग जो है आपको स्पेंड करना पड़ेगा। एक होता है फीमेल के लिए, तो 22 to 24 किलो कैलोरी पर केजी पर डे जो है आपको स्पेंड करना पड़ेगा। इट इज अबाउट द बीएमआर। एक आता है एनर्जी बैलेंस, एक और यहां पर टर्म आती है एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस, एनर्जी बैलेंस का ये मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैं जो है 1000 किलो कैलोरी डेली जो है डाइट ले रहा हूं, और मेरी बॉडी जो है 1000 किलो कैलोरी की ही मेरी बॉडी की डिमांड है, उतनी कैलोरी ही वो खर्च करती है। मीन्स आपने 1000 किलो कैलोरी लिया, आपकी बॉडी ने, या आपकी बॉडी को फंक्शन करने के लिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए उसको 1000 किलो कैलोरी चाहिए। तो जो आपने इंजेस्ट की या आपने जो खाई है, आपने जो फूड लिया है, वो 1000 किलो कैलोरी का है, और आपकी बॉडी ने जो है, या आपकी बॉडी की नीड भी क्या है, 1000 किलो कैलोरी। तो इट्स मीन्स इक्वल डिमांड एंड जो यूटिलाइजेशन है वो यदि इक्वल हो जाए तो आपका वेट वगैरह जो है वो एक नॉर्मली बना रहेगा। जैसे आप यदि 70 केजी के तो 70 के ही बने रहेंगे, बिकॉज आप जितना ले रहे हैं उतना ही आप यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई भी स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस। एनर्जी बैलेंस का सिंपल सा वर्ड में मतलब है कि जो आप एनर्जी ले रहे हैं वो और जो आपकी बॉडी की डिमांड है, ये दोनों इक्वल है, तो आपका कोई वेट गेन नहीं होगा, कोई वेट लॉस नहीं होगा, और ऐसे ही क्या हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस। ठीक है, यहां तक। बीएमआर क्या है, खाना खाने के 12 घंटे बाद, इसे हम बोलते हैं पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। मेजरली हम मॉर्निंग में करते हैं, बिकॉज इवनिंग के टाइम पे जो है हम कुछ ना कुछ लंच करते हैं, उसके 12 घंटे हो नहीं पाते हैं, या उस टाइम पे जो है बीएमआर थोड़ा बढ़ा रहता है, तो मॉर्निंग में करते हैं प्री ब्रेकफास्ट। इसके लिए हम बेंडिक्ट रथ एपरेटस यूज करते हैं। 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 4.8 किलो कैलोरी। इसमें हम CO2 का अमाउंट नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन हमने कितनी यूटिलाइज की है, सिलेंडर से कितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गई है, उसको हम उसको जो है मेजर करते हैं, और उसके बेसिस पे जो है हम बीएमआर कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी बैलेंस क्या है, आपने जो एनर्जी ली वो एनर्जी जो है यदि आपकी बॉडी की डिमांड के इक्वल है तो एक स्टेडी वेट रहता है, एक कॉन्स्टेंट वेट रहता है, उसे हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस। एक हम वर्ड यूज कर रहे हैं किलो कैलोरी। किलो कैलोरी का क्या मतलब है, दो वर्ड होते हैं, किलो कैलोरी और कैलोरी। तो किलो कैलोरी और एक वर्ड होता है कैलोरी। सिंपली यदि हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज द किलो कैलोरी, किलो कैलोरी का मतलब है कि यदि आप 1 लीटर वाटर को, यदि आपको 1 लीटर वाटर के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर से उसको जो है, टेम्परेचर उसका फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको आपको 31 करना है, उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज द किलो कैलोरी। मींस 1 लीटर पानी को, 1 लीटर लिक्विड को, 1 लीटर पानी को का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट की नीड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज द किलो कैलोरी। देन हम बात करें व्हाट इज द कैलोरी। कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ml ऑफ वाटर विथ द 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल, एक में 1 लीटर है, एक में 1 ml है, तो 1 लीटर के लिए चाहिए वो किलो कैलोरी और 1 ml के लिए चाहिए वो कैलोरी। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी और आती है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। आपने वर्ड सुना होगा, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, SDA। इसका क्या मतलब है, SDA का ये मतलब है कि आप कुछ भी आइटम खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एग खाए, अब एग खाया आपने या आपने मीट खाया, मानते हैं कि ये प्रोटीनियस डाइट है, बट क्या आपने 100 ग्राम खाए तो 100 ग्राम यूटिलाइज हो गए, आपने 100 ग्राम डाइट ली 100 ग्राम यूटिलाइज हो गई। तो कुछ भी आप ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोटीन लिया, तो ये प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड के रूप में होगा, ये पेप्टाइड में टूटेगा आपके, देन ये फिर आगे जाते जाते किस में टूटेगा, अमाइनो एसिड में। किस में टूटेगा, अमाइनो एसिड में। और हमारी बॉडी की क्या आदत होती है कि जब तक कोई भी फूड पार्टिकल अपने सबसे छोटी इकाई में ना टूटे, अपनी बिल्डिंग ब्लॉक्स में ना टूटे, तब तक हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज नहीं करती। आपने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, आपने 4 की जगह 6 रोटी खा ली, बट आपकी बॉडी में यदि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम्स नहीं है, आपने जो जिस फॉर्म में लिया, जैसे आपने जो है डाइसेकेराइड के रूप में लिया, तो उसको पहले मोनोसेकेराइड में टूटना पड़ेगा। तो जब तक मोनोसेकेराइड में नहीं टूटेगा तब तक हमारे लिए वो किसी भी काम का नहीं। ठीक है, तो इनको तोड़ने के लिए मीन्स आपने जो है पॉलीसेकेराइड लिया था, पॉलीसेकेराइड को पहले डाइसेक, ओलिगो, फिर डाई, फिर मोनो टूटने में जो एक बहुत बड़ा प्रोसेस लगता है या एक एनर्जी की नीड होती है,
तो फूड पार्टिकल को अपनी ओरिजिनल से बिल्डिंग ब्लॉक्स में टूटने के लिए जो एनर्जी की नीड होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एसडीए। मीन्स एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को अपनी बिल्डिंग ब्लॉक्स में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट को मोनोसेकेराइड में टूटने के लिए जो एनर्जी की यूज या जो एनर्जी वो यूटिलाइज करता है, उससे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। सबसे ज्यादा जो एनर्जी जो है वो यूटिलाइज करता है आपका प्रोटीन, एंड इट इज अबाउट 30%। मीन्स आपने 100 ग्राम प्रोटीन लिया है तो 30% तो जो है वो प्रोटीन का अमाइनो एसिड बनने में वो खर्च हो जाएगी। देन हम बात करें फैट। फैट जो है, हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का एसडीए होता है आपका 30%। देन हम बात करें फैट। फैट का एसडीए होता है अप्रोक्सीमेटली 13%। देन हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, इसका एसडीए होता है 5%। तभी तो जब कोई बंदा जो है वो कोई खेल खेल रहा है या ऐसे बेहोश हो गया है, क्विक एनर्जी उसको चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, बिकॉज वो जितना हम दे रहे हैं उसमें से 95% वो यूटिलाइज कर रहा है। और यदि हम मिक्स्ड डाइट दे रहे हैं, यदि हम जो है मिक्स्ड डाइट दे रहे हैं, तो इट इज अबाउट 12%, और इन द रेंजेस इट इज अबाउट 10 to 14%। इट इज अबाउट 10 to 14%। तो ये आपका एसडीए, इट इज द स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। इसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को अपनी बेसिक यूनिट में टूटने के लिए कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है, बॉडी से कुछ हेल्प लेनी पड़ती है, बॉडी से कुछ एनर्जी लेनी पड़ती है, और उस एनर्जी के अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, एसडीए। प्रोटीन का एसडीए सबसे ज्यादा होता है, क्वेश्चंस बन सकता है, हाईएस्ट एसडीए प्रोटीन, लोवेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड मिक्स डाइट 12% या फिर 10 से 14%। तो ये एसडीए होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हम यदि रिवाइज करें कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, फर्स्टली हमने बात की है कि हु इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। एंटोनी लेवोइजर इज द फादर ऑफ न्यूट्रिशन। उन्हें 1770 में जो मेटाबॉलिज्म के ऊपर उन्होंने जो खोज की थी, उस बेसिस पे उनको फादर ऑफ न्यूट्रिशन बोला गया। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशस, ये जो है लैटिन वर्ड न्यूट्रिशियस से मिलकर बना है। इट मीन्स टू नरिश एंड टू चेरिश, ठीक है। Then what is the definition of nutrition? It is the branch of science that deal with the food and its relationship to health. Means हम क्या खा रहे हैं और वो हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट डालेगा, इसे हम बोलते हैं आपका न्यूट्रिशन। Then what is the food? Any substances we eat to provide the energy. इसे हम फूड बोलेंगे। What is the health? It is the complete state of well-being, physical, social and mental well-being, not merely the absence of disease or any infirmity. किसी डिजीज या बुढ़ापे का आना, ये कोई, इसी को सिर्फ हम बीमारी नहीं बोल सकते हैं। इसी को, यदि आपके अंदर डिजीज नहीं है, बुढ़ापा नहीं आ रहा है, तो आप स्वस्थ नहीं बोल सकते हैं। आप मेंटली, सोशली और फिजिकली हेल्दी होंगे तभी आपको बोला जाएगा कि इट्स अ कंप्लीट हेल्थ। देन हमने बात की कुछ टर्मिनोलॉजी और व्हाट इज द फूड टबूज। फूड टबूज का मतलब है कुछ सामाजिक अवधारणाएं बना लेना खाने के प्रति। पिक्का का मतलब है जो हमारे काम के नहीं आइटम है उनको खाना, ठीक है। देन हम बात करें व्हाट इज द बीएमआई एंड बीएमआर। बीएमआई इट इज द बॉडी मास इंडेक्स। इसकी अलग अलग कैटेगरीज है जो कि हमने डील की है कि बच्चों के अंदर जो है इसको ज्ञात करने का तरीका है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 10,000। परसेंटाइल में आंसर आएगा। 5 परसेंटाइल से कम है तो अंडर वेट है, 5 से 85 के बीच में है तो इट इज द नॉर्मल वेट, 85 से 95 के बीच में इट इज द ओवर वेट, और मोर देन 95 परसेंटाइल है इट इज द ओबेस। फिर अडल्ट के लिए बात की हमने हाइट इन वेट इन किलोग्राम अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, जो हमारी रीडिंग्स आएगी उसके रिगार्डिंग बहुत सारी कैटेगरीज है। 5 कैटेगरीज है ओबेसिटी की, और हाइपर ओबेस है लास्ट कैटेगरी, ठीक है। फिर इसके अलावा एक चीज़ और हमने ऐड की है कि यदि पॉन्ड्स में आपका वेट हो और हाइट इंचेज में हो तो पॉन्ड्स वेट इन पॉन्ड्स अपॉन हाइट इन इंचेज स्क्वायर इंटू 703, 703 से गुणा करेंगे तो भी उत्तर आ सकता है हमारा। तो इस प्रकार से हमने देखा। इसके अलावा व्हाट इज द बीएमआर। बीएमआर इज द बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट। बीएमआर का मतलब है कि आप जो है रेस्ट कर रहे हैं, वार्म स्टेट में है, खाना खाए हुए आपको 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप जगे हुए हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी जो है आपके वाइटल ऑर्गन को फंक्शनिंग कंडीशन में रखने के लिए जितनी एनर्जी स्पेंड कर रही है उसे हम बोलते हैं बीएमआर। बीएमआर जो है उसको मेजर करने के लिए बेंडिक रक्त एपरेटस हम यूज करते हैं। उसमें हम एक पर्सन के द्वारा कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की रही है हमेशा 6 से 8 मिनट तक ही करते हैं, ऐसे नहीं कि पूरा दिन का हम चेक कर रहे हैं।
मेजरली एग्जैक्टली पूछे तो 6 मिनट और रेंज में पूछे तो 6 to 8 मिनट हम इसे असेस करते हैं। इसके इतने टाइम में जो ऑक्सीजन ली जाती है उस ऑक्सीजन के अमाउंट को हम बोलते हैं कि इट इज़ द BMR। फॉर नॉर्मल मेल इट इज़ अबाउट 24 to 26 किलो कैलोरी पर kg पर डे एंड द नॉर्मल फीमेल इट इज़ अबाउट 22 to 24 किलो कैलोरी पर kg पर किलो बॉडी वेट पर kg पर डे। ये BMR के बारे में था। एक आता है एनर्जी बैलेंस, जितना आप खा रहे हैं उतनी आपकी बॉडी की डिमांड है, तो आपका ना तो वेट बढ़ेगा ना घटेगा, उसे हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस। तो ये चीज़ें जो है, और एक और वर्ड यूज हम करते हैं डाइटिक्स। व्हाट इज द डाइटिक्स? डाइटिक्स का मतलब होता है कि हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, हमने अब बहुत सारा न्यूट्रिशन के ऊपर बुक्स आ चुकी है, बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। उन रिसर्च को एक मरीज की डाइट के ऊपर अप्लाई करना। मीन्स एक डायबिटिक का पेशेंट है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है, और हमें बोला गया है कि इसे जो है जो कार्बोहाइड्रेट दिया जा रहा है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दे, मीन्स मोनोसेकेराइड के रूप में इसको कार्बोहाइड्रेट ना दे। ये क्या है? एक न्यूट्रिशन का एक रूल था जिसको हमने जो है एक मरीज की डाइट के ऊपर लागू किया है। या फॉर एग्जांपल जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है उसको बोला गया है कि आप ऑयली सब्सटेंसेज ना लें। तो ये क्या है? ये रूल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स को न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स कुछ बने हुए हैं, उसको एक कोई सिक पर्सन है उसकी डाइट पे अप्लाई करना, या फिर किसी वेल पर्सन जो कि कोई बीमार नहीं है। फॉर एग्जांपल आप बीमार नहीं है बट थोड़ा सा आपका वेट अब जो है बढ़ रहा है, तो आपकी डाइट को भी जो है वो सुधारा जा सकता है। तो इनको अप्लाई करना क्या कहलाता है? डाइटिक्स। और इसके लिए जो है अच्छे हॉस्पिटल्स है, वहाँ डाइटिशियंस जो है वो होते हैं, और वो लोग जो है आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको यदि ये डिजीज कंडीशन है तो आपको ये डाइट जो है इस परफॉर्मेंस में लेनी होगी। तो ये डाइटिक्स होता है। इट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशन ऑन ए पर्सनस डाइट, आइदर ही इज सिक आइदर ही इज वेल। यदि वो वेल भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो सिक है तो भी वो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट द कॉमन टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आती है और उनका क्या क्या जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इफेक्ट रहता है। एक टर्मिनोलॉजी और हम यूज करते हैं, RDA इज द रिकमेंडेड डेली अलाउंस। इट इज द रिकमेंडेड डेली अलाउंस। रिकमेंडेड डेली अलाउंस का क्या मतलब है? हमने कई सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि आप ये बच्चे हैं तो इनको 2 ग्राम प्रोटीन लेना है, इसको फॉर एग्जांपल किसी को 1.5 ग्राम प्रोटीन लेना है, प्रेगनेंसी में इतनी ज़्यादा एनर्जी लेनी है। ये क्या है? ये RDA है। RDA जो है मेजरली ICMR द्वारा दी जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है ये डाटा जारी करता है। इसमें भी RDA हम जो है हम ऐसे ही डिसाइड नहीं करते, हम जो है मिनिमम जो है 100 लोगों पे स्टडी करते हैं। ऐसे 100 लोग जो कि एक सेम काम करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो है जनरल सर्जरी वार्ड के पर्सन है, तो आप 100 नर्सिंग ऑफिसर है तो 100 नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर स्टडी की जाती है, बिकॉज आप सब लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं। इसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिम करेंगे तो उनको एक्सक्लूड कर दिया। मीन्स एक सिंपल जो आपका जो दैनिक जीवचर्या है उसको आप फॉलो कर रहे हैं, वैसे 100 लोगों के ऊपर स्टडी करते हैं और एक कॉमन नंबर पर आकर हम रुकते हैं कि ये सभी 100 लोग जो है इनमें यदि फॉर एग्जांपल 2000 किलो कैलोरी दी जाए तो इनके लिए सफिशियंट है, इनके फंक्शंस के लिए 2000 किलो कैलोरी जो है वो सफिशियंट है। ये भी 100 में से 97.5% लोगों के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। 1-2 लोग कम ज़्यादा एनर्जी भी ले सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि 100 में से 97.5% लोगों की एनर्जी नीड को जो डाटा फुलफिल कर रहा है उससे हम बोलते हैं RDA। तो 2000 यदि ये ले रहे हैं तो हम बोल देंगे RDA ऑफ नर्सिंग ऑफिसर ऑफ गैस्ट्रो सर्जरी वार्ड इज द 2000 किलो कैलोरी। 100 लोगों पे स्टडी होती है हमेशा, 50 पे नहीं करनी है, 80 पे नहीं करनी है, 100 लोग होने चाहिए, और उसमें से 97.5% लोग जो है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे, तभी स्टडी हम मानते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द RDA। और RDA जारी कौन करता है? इट इज़ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी ऑफ रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन सब्जेक्ट। अगली क्लास में जो है हम कुछ अगला टॉपिक डील करेंगे। थैंक यू।